इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग ये बात करेंगे इक्विटी और लायबिलिटीज क्या है। सबसे पहले इक्विटी एंड बैलेंस शीट को मैंने दो हेड में बांटा, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर एंड इट्स टर्म एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का जो पैसा फर्म में लगा हुआ है वो इक्विटी है, यानी इक्विटी भी फर्म के लिए लायबिलिटीज है। मैंने डिफाइन किया कि इक्विटी इज लायबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जो पैसा फर्म में लगा हुआ है, यानी फर्म की जो लायबिलिटी रिगार्ड टू शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी बोलते हैं। अब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। जैसे आपने बाहर बैंक से लोन लिया या किसी क्रिएटर का पैसा है, तो इस तरह के लायबिलिटीज को हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। यानी लायबिलिटीज दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके होंगे। तो इक्विटी इंटरनल लायबिलिटीज होता है और जिसको आप लायबिलिटीज बोलते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड के बारे में। शेयर होल्डर फंड में हम तीन चीज दे सकते हैं। अगर हम बात करें शेयर होल्डर फंड की, शेयर होल्डर फंड की, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में, जैसे शेयर इशू टू प्रमोटर्स। सबसे पहले प्रमोटर कौन होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कंपनी को बनाता है, प्रमोट करता है। उसमें मैंने प्रमोटर्स के बारे में पीछे बहुत सारा डिस्कस किया हुआ। बिजनेस में भी प्रमोटर, बिजनेस स्टडीज में भी प्रमोटर के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। तो पहला होता है शेयर इशू टू प्रमोटर, प्रमोटर्स को जो हम शेयर देते हैं। दूसरा शेयर इशू टू प्राइवेट प्लेसमेंट, जो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को शेयर देते हैं। शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी हम कैश के लिए जो शेयर इशू करते हैं, जैसे पैसे के लिए। और शेयर इशू अदर देन कैश, यानी कि कोई एसेट्स लेते हैं उसके बदले शेयर देते हैं, किसी चीज के लिए शेयर देते हैं। तो इसका मतलब पहला हो गया शेयर इशू टू प्रमोटर, दूसरा हो गया शेयर इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, थर्ड शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शंस और शेयर इशू फॉर कैश, और अगला हो गया शेयर इशू अदर देन कैश, यानी कि कोई एसेट्स टेक ओवर करते हैं उस सब के लिए लेते हैं। अब हम शेयर को पहले दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। शेयर को कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। हमने 11th में इसकी डिस्कशन बहुत ज्यादा करी थी बीएसटी में, कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैज राइट टू रिसीव डिविडेंड प्रेफरेंसली फ्रॉम इक्विटी शेयर इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी है तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को राइट होता है कि ये अपना डिविडेंड इक्विटी से पहले रिसीव करेगा। इक्विटी से पहले, यानी पहले इसको मिल जाएगा डिविडेंड, उसके बाद बचेगा, तो क्योंकि जनरली इसका डिविडेंड फिक्स रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, वो भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और इक्विटी शेयर्स को इस तरह का कोई राइट नहीं होता, लेकिन कंपनी का रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर कंपनी का रियल ओनर नहीं होता।
तो शेयर को हम दो पार्ट में ऐसे बांटते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर को मैंने डिफाइन किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज राइट टू रिसीव डिविडेंड प्रेफरेंसली फ्रॉम इक्विटी शेयर एंड एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज राइट टू रिसीव हिज कैपिटल, उसको अपना कैपिटल इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, बाद में बचेगा तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। यानी कि आपको शेयर को हमने दो पार्ट में बांटा। अब अकाउंटिंग के हिसाब से हम शेयर को बांटेंगे। अब हम आगे उसको बांटेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बैलेंस शीट में जो हम शेयर लिखते हैं, शेयर्स को हम शो करते हैं, तो होता है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, अनपेड, ये सब इस तरह शेयर्स को बांटते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों सेम एक ही होता है। Authorized share capital is share capital authorized by memorandum of associations of company। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखा होता है वो ऑथराइज्ड होता है। ये कंपनी का मैक्सिमम शेयर होता है, कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अगला इशूड कैपिटल। देखो, आप मैक्सिमम करने का मेरा मतलब था कि इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते, यानी यहां तक कर सकते। तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट और फुल, या तो एक पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होगा या पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल हो सकता है। कैपिटल एज कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कंपनी ने जितने भी अभी तक शेयर इशू करे हैं, ये मैक्सिमम अप टू ऑथराइज्ड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो इशूड कैपिटल। अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। तो सब्सक्राइब कैपिटल मींस कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर, यानी कि मेंबर ने शेयर होल्डर, जितने लोगों ने शेयर खरीद लिया, सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है। सब्सक्राइब कैपिटल को फिर हम दो पार्ट में बांटते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसको लोग पार्शियली पेड अप भी बोलते हैं, तो वो भी सेम ही है, लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप वर्ड यूज होता है, तो आपको यही बोलना है। तो मैंने बोला ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कितने पार्ट हो गए? दो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मींस द अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी। देखो, शेयर्स जो मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी ने ना ये 10 रुपए सीधे मांग लेगा एक ही बार। हो सकता है 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। तो मान लो कंपनी ने यहां तक मांगा, तो अभी 5 रुपीज कॉल्ड अप है, और मान लो कि ये कंपनी यहां तक मांगा, तो 3, 3, 6 to 8 रुपीज कॉल्ड अप है। इसका मतलब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। अब ये सारे लोग पैसे दे दिए होंगे, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ना आए। तो जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया वो हो गया पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे, कितना कॉल किया। पेड अप का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए, ये हो गया पेड अप। अब है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड दैट इज ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से
जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रिजर्व होता है। अब रिजर्व कितने तरह के होते हैं? तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व, अदर रिजर्व और सरप्लस। ये हेड आपको याद रखनी है। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में पहला है कैपिटल रिजर्व, पहला हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या होगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग CRR भी बोलते हैं। दूसरा होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद होगा SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। चौथा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट्स की जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में भी आपको हमने रिवैल्यूएशन पढ़ाया था, लेकिन कंपनी में भी रिवैल्यूएशन होती है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। और 6 शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व। उसके बाद अदर रिजर्व एंड सरप्लस, अदर रिजर्व और सरप्लस। तो रिजर्व के कितने पार्ट्स हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए। कैपिटल रिजर्व, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा कि रिजर्व एंड सरप्लस के 4 हेड लिखो, या ऐसे जगह डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किस हेड का, किस सब हेड का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व, अदर रिजर्व और सरप्लस। अब हम कैपिटल रिजर्व के अंदर की बात करते हैं। तो रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। रिजर्व दो तरह से होती है, एक कैपिटल प्रॉफिट से, एक ऑपरेशनल प्रॉफिट से। तो रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अब इसका एग्जांपल हो गया गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये सब गेन ऑन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये सब इस तरह के जो रिजर्व हैं, जो गेन से कभी कभी होने वाले हैं, कभी कभी होते हैं। ये हमने आपको 11th में गेन और प्रॉफिट का डिफरेंस समझाया था, वो यहाँ पर आपको गेन का कॉन्सेप्ट लेना है। ये रिकरिंग नेचर का नहीं होगा, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होगा। तो ये सारे हो गए कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के क्या हो गया? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एग्जांपल बोला मैंने, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की बातें करेंगे। जब कंपनी को अपनी ही शेयर खरीदना होता है और इसके लिए वो रिजर्व बनाता है, मतलब ओपन मार्केट से अपना शेयर खरीदना है और उसके लिए वो कोई रिजर्व बनाता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब आइए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। यानी आपके बुक्स में सिक्योरिटी वर्ड यूज किया होगा, हम शेयर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ा ब्रॉड वर्ड है।
तो हम बोलते हैं कि रिजर्व एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी जब शेयर उसके नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया जाता है तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। अब बात करते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यह डिवेंचर के रीपेमेंट, डिवेंचर के पेमेंट के लिए बनाया था। डिवेंचर का मतलब आपने लोन लिया था पब्लिक से डायरेक्ट, इट्स कॉल्ड डिवेंचर। हमने डिवेंचर को पहले पढ़ा था। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो रिजर्व है जो हम डिवेंचर के पेमेंट के लिए बनाते हैं। अब आगे करते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक वर्ड मैंने यूज किया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट्स को वैल्यू करके, अगर कोई करने के लिए अगर कोई रिजर्व बनाया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है। अब हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट की बातें करते हैं तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को, अपने यहाँ काम करने वाले को मार्केट से कम कीमत पर शेयर बेचता है और उसे हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके लिए, और उसके लिए जो रिजर्व किया जाता है उसे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स बोलते हैं। अब सरप्लस, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका एक पार्ट बैलेंस शीट में रख लिया जाता है आगे के यूज के लिए, और वही सरप्लस होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो नेट आपका वैल्यू होता है, नेट जो रिजल्ट आता है वो सरप्लस होता है। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें मुझे आपको वारंट का मतलब समझाना है। जब फुली पेड अप शेयर को हम निगोशिएबिलिटी के लिए निगोशिएबल बना देते हैं, निगोशिएबिलिटी के लिए वारंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब दूसरा पॉइंट, मनी एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जब एप्लीकेशन के पैसा आपके पास आ गया लेकिन आपने अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, यह सिचुएशन कब बनता है कि बैलेंस शीट बनाने से पहले आपके पास एप्लीकेशन की मनी आ गई और अलॉटमेंट से पहले बैलेंस शीट बन गया। यानी कि शेयर बैलेंस शीट बनने के बाद इशू हुई और बैलेंस शीट और एप्लीकेशन मनी बैलेंस शीट से पहले आ गई, तो ये पैसा ना बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर जाएगा, बैलेंस शीट में रह जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। मैंने पहले ही बोला था कि लायबिलिटीज ये बात करने का मतलब है आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा है करेंट लायबिलिटीज। पहला क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा है करेंट लायबिलिटीज। अब हम लोग करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करने से पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल में समझाना होगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कैश से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को WIP वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, ये फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है, इसको उधार में बेचते हैं, ये डेटर बनता है, ये डेटर से फिर हमारे पास BR आता है और BR से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइकिल जो कंप्लीट होता है इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ which ever is larger, दोनों में जो बड़ा हो उससे, और पेमेंट पीरियड, इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिएगा।
अगर ये पेमेंट पीरियड इसके अंदर आता है तो वो लायबिलिटीज आपका करंट लायबिलिटीज है। अगर पेमेंट पीरियड इसके बियॉन्ड है तो वो लायबिलिटीज आपका करंट लायबिलिटीज नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 8 मंथ, तो ये करंट लायबिलिटीज होगा। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है 12 मंथ, तब भी ऑपरेटिंग होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज लार्जर बोला मैंने। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और पेमेंट पीरियड है 15 मंथ, अब यहां पर देखिए ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ और 12 मंथ विच एवर इज लार्जर, तो अगर 12 महीने तक पेमेंट होता 12 मंथ तक तो ये करंट लायबिलिटीज होता, लेकिन एक्सपेक्टेड पीरियड है पेमेंट का 15 मंथ, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, ये करंट लायबिलिटीज नहीं हुआ। इसी तरह ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ और पेमेंट पीरियड है 15 मंथ, तो ये करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ और 12 मंथ, तो ये कौन सा बड़ा हुआ 18 मंथ और पेमेंट पीरियड है 15 मंथ, तो 15 मंथ इसके अंदर है, इसीलिए ये हो गया करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ, मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ और पेमेंट पीरियड है 24 मंथ, तो 18 मंथ और 12 मंथ से कौन सा बड़ा हो गया 18 मंथ, और 24 मंथ 18 मंथ से बाहर चला गया, ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया। तो आपको करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान से पढ़ना होगा। अब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट पीरियड 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड बाहर। इसके कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन यानी टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लेकिन ध्यान रखना, जिस साल इसका पेमेंट होना होता है, मान लो डिवेंचर है 5 साल के बाद आपको रीपेमेंट करनी है, रिडीम करनी है, तो 5वें साल में अंत में जाके ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस साल वो 12 महीने के अंदर पेमेंट में आ जाएगा। तो डिवेंचर हो या बॉन्ड हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, जिस साल इसकी पेमेंट आती है उस साल ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग से निकल के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में के हेड्स में आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन क्या होता है? तो बोला जाता है प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटीज। फ्यूचर में आपके पास जो लायबिलिटीज आने वाली है उसके मीट आउट करने के लिए जो पैसा रखा जाता है उसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। यह एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं किया जाता, हाँ इसका एक एस्टिमेट होता है, ये एस्टिमेटेड होता है, ये एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन उन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है जिसका पेमेंट 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना होता है। अब अगर करंट लायबिलिटीज के आइटम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब करंट लायबिलिटीज है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बातें करेंगे तो लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब चीजें जिसका 12 महीने के अंदर पेमेंट कर किया जाता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलेंगे। अब अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, interest accrued and due on borrowings, interest income received in advance, unpaid dividend, others payable, ये सारे आपके अदर करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
वर्कर के बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए जो आपने प्रोविजन किया हुआ है वो सबसे पहला शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स और भी कुछ प्रोविजन हो सकते हैं। ये सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के पार्ट्स हैं। हम लोग प्रोविजन और रिजर्व के बारे में डिफरेंस करते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला नेचर के बेसिस पर करते हैं तो प्रोविजन लायबिलिटीज और डिटर्मिनेशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और एस्टिमेटेड। आपका चाहे ये प्रोविजन एक लायबिलिटीज है या जब आपने एसेट्स को रिवैल्यूड किया, एस्टिमेटेड रिवैल्यूएशन किया, उस समय जो लॉस हुआ वो प्रोविजन है। जबकि रिजर्व शेयर होल्डर, रिजर्व क्या है? शेयर होल्डर का पैसा। ये एक लॉस हो सकता है, प्रोविजन एक लॉस होगा। प्रोविजन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमेशा बनाया जाता है, जबकि रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस आपको प्रोविजन करना ही करना है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आता है, इसको अंदर भी आप एक पॉइंट बोल सकते हैं। जबकि एप्रोप्रिएशन, रिजर्व एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में है। यानी कि प्रोविजन को आप पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे, जबकि रिजर्व को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। प्रोविजन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आप शो करेंगे या एसेट्स में से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये या तो किसी लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है या किसी एसेट्स को डिवैल्यू करके लॉस दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो दो हो सकता है, या तो आप बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसको शो करेंगे या एसेट्स में से माइनस करेंगे। जबकि रिजर्व सेपरेट, रिजर्व एंड सरप्लस में इसका अपना सेपरेट हेड होगा, उसके अंदर दिखाएंगे। प्रोविजन को आप अपने फॉर्म के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इन्वेस्टेड, जबकि आप रिजर्व को बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो प्रोविजन करना जरूरी है, ये कंपलसरी है। जबकि रिजर्व ऑप्शनल है, अगर आपके पास पैसे आएंगे तो करो, ना आए तो ना करो। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से होगा कि कोई एक हेड्स उठा लेगा और बोलेगा कि ये किस हेड्स का आइटम है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक आध क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूं और आप देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा स्टेट द मेजर हेड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस, आपको रिजर्व एंड सरप्लस के सारे मेजर हेड्स लिखने होंगे। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम एनी 4 हेड्स अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या कुछ हेड्स दे देगा और पूछेगा ये किसका आइटम है। जैसे प्रपोज डिविडेंड किसका आइटम है, आपको ये पूछ देगा कि कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस, डिवेंचर किसका हेड कौन सा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसेट्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम अगली वीडियो में इसी चैप्टर के एसेट्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।